हमने साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है कि कैसे पृथ्वीवासी पृथ्वी से बाहर दूसरे ग्रहों पर जाकर बस्तियां बसाते हैं। और हमारा भी कुछ यही सपना है कि हम अपने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाएं और एक अन्य प्लेनेटरी सिविलाइजेशंस बन जाएं। लेकिन दूसरे ग्रहों या चंद्रमा पर बस्तियां बसाना अब सपना या साइंस फिक्शन नहीं रह गया है, बल्कि अब ये हकीकत होने वाला है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से इस नए दौर की शुरुआत होगी और जब इस नए एरा की नींव रखी जाएगी हम सब इसके साक्षी होंगे। साल 1968 से लेके 1972 तक अमेरिका ने इंसानों को चांद पर उतरने के लिए कुल 9 मिशन किए, जिनमें से 6 मिशन सफल रहे हैं। और इन मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग सहित कुल 12 लोगों ने चांद की धरती को छुआ और चांद पर आखिरी मिशन था अपोलो 17, जिसको साल 1972 में अंजाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद से किसी भी देश ने चांद पर मानव मिशन करने की कोशिश नहीं की और आज 50 साल का समय हो चुका है चांद पर आखिरी मानव मिशन को किए हुए। लेकिन अब इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला है और चांद पर नए दौर की टेक्नोलॉजी के साथ एक नई एरा की शुरुआत होने वाली है। चांद पर किए जाने वाले आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद है साल 2024 तक पहली वुमेन और अगली मैन को चांद की धरती पर उतारना और चांद पर रिसर्च करने के लिए वहां पर साल 2028 तक ITMS स्पेस बनाना। वैज्ञानिकों ने चांद पर आर्टेमिस बेस बनाने के लिए चांद पर एक बहुत बड़े गड्ढे स्केलेटन क्रेटर को चुना, जो कि 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। सोच कर देखिए कि मानव निर्मित एक बहुत बड़ा लूनर बेस इस गड्ढे के अंदर काले अंधेरे में होगा। लेकिन आखिर चांद पर लूनर बेस बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी और इसका आगे आने वाले स्पेस मिशन के लिए क्या इस्तेमाल होगा? वैसे चांद पर गोल्ड, प्लेटिनियम और अन्य रेयर अर्थ मेटल्स का खजाना है, लेकिन किसी भी बाहरी कॉस्मिक बॉडी पर जो सबसे बड़ा खजाना होता है वो है पानी। अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके सेपरेट किया जाए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो ये बन जाता है एक रॉकेट फ्यूल, जो कि स्पेस मिशन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। पृथ्वी से लॉन्च किए गए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर जाकर में से रिफिल किया जा सकेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि सेकंड क्रिएटर की गहराई में पानी बर्फ के रूप में दफन है। अगर वहां पर पानी का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है तो फ्यूल का बहुत बड़ा रिसोर्सेज बन सकता है। नासा का मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मैट्रिक टन लूनर आइस मौजूद है, जो कि भविष्य में किए जाने वाले मानव मिशंस के लिए बहुत बड़ा खजाना है। अगर हम इस पानी को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर पाएं तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक फ्यूल स्टेशन का काम कर सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला। चांद पर लूनर बेस बनाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यानी SLR, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा जो स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी से बाहर तक लॉन्च करेगा। दूसरा कंपोनेंट होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक लेकर जाएगा। तीसरा कंपोनेंट होगा लूनर गेट। ये एक तरह का छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो कि चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। और इस मिशन का चौथा कंपोनेंट होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतरेंगे और ये सारे ही सिस्टम एक साथ ऑपरेट होंगे। चलिए अब जानते हैं इस प्रोग्राम को अंजाम कैसे दिया जाएगा। इस प्रोग्राम को पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि ऐसे मिशन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। किसी भी मानव मिशन को अंजाम देने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि चांद पर भेजने और वहां से वापस लौटाने में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है वो टेक्नोलॉजी ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। इसीलिए वैज्ञानिक इसे अनमैन्ड मिशन कहते हैं। जब उनमें सफलता मिल जाती है तब जाके इंसानों को भेजने का रिस्क लिया जाता है और उनमें उन्हीं रॉकेट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो अनमैन्ड मिशन को अंजाम दे चुकी होती हैं। ऐसा ही वैज्ञानिकों ने चांद पर इंसानों को उतारने के लिए अपोलो प्रोग्राम में किया था। अपोलो 4, 5 और 6 इन 3 अनमैन्ड मिशंस को सबसे पहले अंजाम दिया गया था। उसके बाद अपोलो 7, 8, 9 एंड 10 मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स तो थे लेकिन उनमें चांद पर उतरने के लिए लैंडर मौजूद नहीं था। मतलब इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उन्हें केवल सभी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स चांद पर तो गए थे, लेकिन वो चांद के ऑर्बिट में घूमकर फिर से वापस आ गए थे। जब वैज्ञानिकों ने सुनिश्चित कर लिया था कि अब वो इंसानों को चांद पर उतारने में सक्षम हैं, तब जाके अपोलो 11 को लॉन्च किया गया और इंसानों को चांद की धरती पर पहली बार उतारा गया।
ठीक उसी तरह से इस प्रोग्राम को भी अंजाम दिया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले फेज में 3 मिशंस किए जाएंगे, जिसमें आर्टेमिस 1 एक टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसमें SLR रॉकेट ओरायन स्पेस स्टाफ को लॉन्च करेगी, जिसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। इस मिशन का मकसद ये सुनिश्चित करना होगा कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए जिस रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा वो उनके लिए सेफ है भी या फिर नहीं। इस मिशन के दौरान 13 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 1 के बाद आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद होगा कि ओरायन स्पेसक्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भविष्य में होने वाले मूल मिशन के लिए लंबे समय तक सस्टेन करेगा या नहीं। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑर्बिट में भेजा जाएगा और ये एस्ट्रोनॉट्स वहां पर चांद की परिक्रमा करते हुए 4 दिन बिताएंगे। उसके बाद फिर से वे घर वापस लौट आएंगे और उसके बाद आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार एक वुमेन चांद की धरती को छुएगी और 50 साल के इस लंबे इंतजार के बाद फिर से चांद पर इंसान पहुंचेगा। आर्टेमिस 3 को तो 2024 में लॉन्च किया जाना है। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLR को साल 2011 से ही डेवलप किया जा रहा है। जब नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम को अनाउंस किया था, ये अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है और ये दुनिया का सबसे सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल है। ये इतना पावरफुल है कि एक 32 मंजिला इमारत को भी उछालकर पकड़े SLS का काम होगा। ओरायन स्पेस टैब को पृथ्वी के ऑर्बिट में ले जाना। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद काम शुरू होगा। ओरायन स्पेसक्राफ्ट का ओरायन इस स्पेसक्राफ्ट को 3 पार्ट से मिलकर बनाया गया है, जिसमें से पहला है क्रू मॉड्यूल, जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट रहकर काम कर सकते हैं और डीप स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आर्टेमिस 3 मिशन में केवल 4 एस्ट्रोनॉट ही चांद पर जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा। सर्विस मॉड्यूल का ही काम होगा क्रू मॉड्यूल में पर्याप्त प्रेशर और ऑक्सीजन बनाए रखना। साथ ही सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी है, जिसको डीप स्पेस में ऑपरेट किया जाना है। और ओरायन का तीसरा पार्ट है एडवर्ड सिस्टम। इसका उपयोग मेल एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए होगा। अगर बाय चांस लॉन्च से लेकर पृथ्वी की ओर से प्रवेश करने तक मिशन में कोई गड़बड़ी होती है, तो एस्ट्रोनॉट्स इस ऑर्बिट सिस्टम की मदद से अपनी जान बचा पाएंगे। पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बार ओरायन के पहुंचने के बाद लोड कम करने के लिए अबाउट सिस्टम को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब ओरायन को ही सेफली अबॉर्ट कर सकता है। रॉकेट से अलग होने के बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर गोली की रफ्तार से भी तेज गति से बढ़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम को नासा अकेले अंजाम नहीं देने वाला, बल्कि इस मिशन में कुछ और अंतर्राष्ट्रीय और प्राइवेट कंपनीज भी सहयोगी होंगी। ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन ओरायन अपने साथ चांद पर उतरने के लिए लैंडर को नहीं लेके जाएगा। इसीलिए SpaceX इस मिशन को पहले ही चांद के ऑर्बिट में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को प्लेस कर देगा और जब ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, तब वहां पर पहले से मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ डॉक करेगा। उसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स ओरायन स्पेसक्राफ्ट में रहेंगे और 2 एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम में चले जाएंगे और दोनों एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम की मदद से चांद की धरती पर उतरेंगे। तब तक ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाता रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च करते रहेंगे। उसके बाद वो वापस ओरायन पर पहुंच जाएंगे और ओरायन का इस्तेमाल करके वो वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो एक नई एरा की शुरुआत होगी। दरअसल भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाने के लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो चांद के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम घूम रहा है, लेकिन चांद की ऑर्बिट में बनाए गए स्पेस स्टेशन ISS की तुलना में बहुत छोटा होगा। चांद के ऑर्बिट में बनाए जाने वाले स्पेस स्टेशन का नाम होगा गेटवे, जो कि भविष्य में चांद पर किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आने वाले मिशन में पृथ्वी से आने वाली स्पेसक्राफ्ट गेटवे में डॉक करेंगे और एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर कुछ दिन रुककर अपनी रिसर्च भी करेंगे। और इस गेटवे में पहले से ही लैंडिंग सिस्टम मौजूद होगा, जिसका इस्तेमाल करके वो चांद की सतह पर उतरेंगे और इसी के द्वारा वो वापस गेटवे पर लौट आएंगे। इस गेटवे की मदद से साल 2028 तक चांद पर एक लूनर बेस बनाया जा चुका होगा और भविष्य में मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के लिए चांद के इसी लूनर बेस का अहम योगदान भी रहेगा। दोस्तों, हम बहुत लकी हैं कि स्पेस के इस नए एरा की शुरुआत के हम साक्षी बनेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।